हेलो, वेलकम बैक। एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स से हमारा डिस्कशन बाकी था, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे एक्सपांशन को एक जनरल फॉर्मेट में देखा हमने, राइट। थर्मल स्ट्रेस यानी हीट की वजह से कह दो कि एलोंगेटिव फोर्सेस या कॉम्प्रेसिव फोर्सेस जो एग्जिस्टेंस में आते हैं, राइट। लेंथ का बढ़ना कम होना, फॉर्मूला उसका। एंड देन थर्मल एक्सपांशन के कुछ एप्लीकेशंस। तो ये एक्सपांशन को हम जनरल में देखा कि सॉलिड्स कैसे एक्सपांड करते हैं। अब देखते हैं लिक्विड्स कैसे एक्सपांड करते हैं, और फिर उसके आगे है गैसेस कैसे एक्सपांड करते हैं, उनका बिहेवियर और उनसे रिलेटेड फिजिक्स। सो एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स, ऑब्वियसली यस, हीट लगने पे कोई भी चीज़ एक्सपांड करती है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। पर तीनों के पीछे का फिजिक्स कुछ अलग अलग है। एक्सप्लेनेशन भी सेम ही है कि जैसे ही हीट मिलती है, राइट, किसी भी सब्सटेंस को कह दो, सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को, तो हीट मिलने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो पहले बिल्कुल ना के बराबर थे, अब वो वाइब्रेशंस ज़्यादा स्पीड में होने लगते हैं। अब वो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से, राइट, सॉलिड कह दो, लिक्विड कह दो या गैस कह दो, थोड़ा एक्सपांड हो जाते हैं। सो एक्सपांशन ऑफ लिक्विड के बारे में दो टर्म्स है जो याद रखने हैं। एक होता है रियल एक्सपांशन, दूसरा होता है अपरेंट एक्सपांशन। अब लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो ऑब्वियसली किसी कंटेनर में ही हीट करेंगे, सॉलिड की तरह डायरेक्ट हीट सोर्स पे रख नहीं सकते। तो जैसे ही किसी कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड लिया है और उसको हीट करना स्टार्ट किया है, तो दो एक्सपांशंस होते हैं उसके अंदर। कौन सा? एक होता है एक्सपांशन ऑफ द वेसल प्लस लिक्विड, दोनों का एक्सपांशन होता है। तो अगर हम लोग दोनों का एक्सपांशन कंसीडर कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं अपरेंट एक्सपांशन। अपरेंट एक्सपांशन यानी एक्सपांशन ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। और अगर सिर्फ हम लिक्विड के एक्सपांशन के बारे में इंटरेस्टेड है या सिर्फ लिक्विड के एक्सपांशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रियल एक्सपांशन। सो दोनों ही अपरेंट और रियल एक्सपेंशन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज है, दोनों से जुड़े हुए उनके कोएफिशिएंट्स भी है। वंस अगेन, रियल एक्सपांशन यानी कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का एक्सपांशन, कंटेनर का एक्सपांशन हमने कैंसल आउट कर दिया, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। और अपरेंट एक्सपांशन यानी दोनों एक्सपांशन कंसीडर करेंगे, राइट। अपरेंट एक्सपांशन में दोनों एक्सपांशन कंसीडर करेंगे, वेसल का भी एक्सपांशन हम कंसीडर करेंगे एज वेल एज लिक्विड का भी एक्सपांशन हम कंसीडर करेंगे। सो जो रियल एक्सपांशन है, दोनों से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करें तो कोएफिशिएंट ऑफ द रियल एक्सपांशन, गामा आर विल बी इक्वल टू एक्सपांशन, या तो ऐसा लिख दो, चेंज इन वॉल्यूम। रियल की बात कर रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, राइट, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और इसी चीज को अगर हम फॉर्मूला के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे तो वो हो जाएगा गामा आर विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ द रियल एक्सपेंशन, यानी सिर्फ और सिर्फ हमने लिक्विड के एक्सपेंशन को कंसीडर किया। फिर आता है अपरेंट एक्सपेंशन। अपरेंट एक्सपेंशन में चेंज इन वॉल्यूम, या तो इसको ऐसा लिख दो, टोटल चेंज इन वॉल्यूम। टोटल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब वेसल एज वेल एज लिक्विड अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और इसको भी मैथमेटिकल वे में हम लिखे तो दैट विल बी चेंज इन वॉल्यूम, राइट, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये रियल था और ये अपरेंट है, तो अपरेंट के लिए कोएफिशिएंट ए यूज होगा।
कोएफिशिएंट ऑफ द अपरेंट एक्सपांशन। और ये इसको डेफिनेशन के फॉर्म में भी बोलना चाहो कि हाउ विल यू डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपांशन, तो ये सेम ही है। जैसे वो लीनियर एक्सपांशन का कोएफिशिएंट देखा, एरियल एक्सपांशन का कोएफिशिएंट देखा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन का कोएफिशिएंट देखा, उसी तरह से ये भी सेम वे से ही डिफाइंड होता है कि चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम पर चेंज इन टेम्परेचर, राइट। इट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम कह दो या चेंज इन वॉल्यूम कह दो, क्योंकि हम लोग एक्सपांशन की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ने ही वाला है। सो आइदर यू यूज द वर्ड चेंज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम, इट कैरीज द सेम मीनिंग क्योंकि टाइटल एक्सपांशन है। सो अपरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर चेंज इन टेम्परेचर या पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। फिर ये वाई ए और वाई आर के बीच में रिलेशन भी है कि जो रियल एक्सपांशन है दैट विल बी अपरेंट एक्सपांशन प्लस एक्सपांशन ऑफ द वेसल। V stands for vessel, A stands for apparent expansion and R stands for the real expansion। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज द एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, ये हो जाएगा एक्सपांशन ऑफ लिक्विड प्लस वेसल, वो हो जाएगा अपरेंट एक्सपांशन, और गामा वी इट इज नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ जस्ट वेसल और कुछ भी नहीं। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ द लिक्विड। एंड ये एक और पॉइंट याद रखना है कि रियल एक्सपांशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अपरेंट एक्सपांशन। सो दिस इज अबाउट द एक्सपांशन ऑफ द लिक्विड्स। फिर नेक्स्ट आता है एनोमलस एक्सपांशन ऑफ द वाटर। अब एक्सपांशन ऑफ लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा जनरल कंक्लूजन है कि किसी भी चीज को हम हीट करेंगे तो वो एक्सपांड ही होगी, और किसी भी चीज को ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही होगी। पर वाटर एक एक्सेप्शन है। वाटर एक एक्सेप्शन है किस तरह से कि वाटर को जब तुम हीट करते हो तो रेदर देन एक्सपांशन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, पर हमेशा नहीं, उसकी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज है। सो एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर या एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं उसको। उसको कंसाइज फॉर्म में डिफाइन करें तो कुछ ऐसा रहेगा कि ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स rather than expanding। और कन्वर्सली अगर हम कहें कि भाई ऑन कूलिंग फ्रॉम 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एक्सपांड्स rather than contracting। सो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द वाटर। ये दो पॉइंट याद रखना है, और ये दो पॉइंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टेम्परेचर रेंज 0 से 4 तक जब हीट करते हो, मतलब बर्फ है 0 डिग्री पे या तो लेट से पानी है 0 डिग्री पे, उसको हीट करते हो तो पानी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा, वो एक्सपांड होगा, सॉरी थोड़ा कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जनरली तो हमारा यही कंक्लूजन है कि हीट करने पर एक्सपांड होना चाहिए, पर देखो ऑब्जर्वेशन ये मिला हुआ है एक्सपेरिमेंट से कि 0 से 4 तक हीट करने पर एक्सपांशन की जगह पर पानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और 4 से 0 डिग्री पर जब हम ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह पर पानी एक्सपांड कर जाता है। तो इस चीज को हम कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द वाटर, कि गर्म करने पे उसको फैलना चाहिए तो पानी सिकुड़ता है, और ठंडा करने पर सिकुड़ना चाहिए तो बदले में पानी फैलता है। तो ये जो बिहेवियर है इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द वाटर। सिर्फ पानी ही ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। तुमने भी ये ऑब्जर्व किया होगा राइट, कि बॉटल के अंदर फुल पानी भर दो
प्लास्टिक की बॉटल लेना, फुल पानी भर के उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो, डीप फ्रीजर में। जैसे ही वो बर्फ बन जाएगी, मे बी 4-1 घंटे बाद वो बर्फ बन गई, उसको निकाल के ऑब्जर्व करो, बॉटल का जो वॉल्यूम है थोड़ा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि पानी फैला, पानी एक्सपांड हुआ, ठंडा होने पे पानी एक्सपांड हुआ, उस एक्सपांशन की वजह से वो प्लास्टिक की बॉटल भी एक्सपांड हो गई। अब प्लास्टिक की बॉटल की जगह पर अगर तुमने कांच की बॉटल ली होती तो कांच की बॉटल टूट ही जाती, क्योंकि कांच है, रिजिड है, एक्सपांड, बर्फ जो बना है अंदर, पानी जो है अंदर वो एक्सपांड कर रहा है, कांच उसको एक्सपांड होने नहीं देगा और अल्टीमेटली एक्सपांशन डोमिनेट हो जाएगा, कांच जो है वो क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा। सो ये जो बिहेवियर है ना, उसको हम कहते हैं एनोमलस एक्सपांशन ऑफ द वाटर। होप करके एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उसने फाइनली ये जजमेंट दिया था एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में। अब क्योंकि वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ 1000 kg/m³। हम हमेशा पानी की डेंसिटी ये लेते हैं, है ना, वो 4 डिग्री पे ये डेंसिटी दिखा रहा है। अब 4 डिग्री से ठंडा करोगे तो वो हल्का हो जाएगा, डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और 4 डिग्री से ज्यादा गर्म करोगे तब भी वो थोड़ा हल्का ही हो जाएगा। 0 से 4 के बीच में एबनॉर्मल बिहेवियर, 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, वो बिहेवियर उसका सेम ही रहेगा। ऐसा मत सोचो कि भाई 0 से 4 तक ठंडा किया तो फैल रहा है, तो फैल के इतना बड़ा हो जाएगा। माइनर फैला होता है, जो मैंने कहा एक्सपेरिमेंट के बॉटल फ्रीज में रखो उससे दिखेगा। बट इससे ये कंक्लूजन मत निकालो कि 4 से 0 तक हम ठंडा करते जाएंगे, 0 से -1 पे ठंडा करेंगे, -1 से -2, -3, तो वो फैलता ही जाएगा। ऐसा नहीं है। सिर्फ 0 से 4 के बीच में ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। 0 से नीचे -1, -2, -3 उसका बिहेवियर नॉर्मल रहता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपांशन नहीं दिखाता है। और 4 से ज़्यादा हीट करने पर भी वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखाता है, रेदर फिर वो नॉर्मल बिहेवियर जैसा एक्सपांशन दिखाने लगता है। सो उसी, ये जो मैंने कहा उसको ग्राफ के फॉर्मेट में एक्सप्लेन करूं तो कुछ इस तरह का हम ग्राफ बना सकते हैं कि ये वॉल्यूम है, राइट, और ये वॉल्यूम नहीं, ये टेम्परेचर है, और ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम फॉर 1 kg ऑफ वाटर, फॉर 1 kg ऑफ वाटर वॉल्यूम कितना रहेगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम रहेगा 1000 m³। ये नॉर्मल बिहेवियर है। इस पॉइंट को प्लॉट कर दो। अब 4 से जैसे ही उसको 0 पे लेके आते हैं ना, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है। देखो, स्लाइड डिक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब इतना सारा भी नहीं है, 10 पॉइंट का भी डिक्रीमेंट नहीं है ये। इस ग्राफ में से हम देख सकते हैं कि 4 से 0 तक, 4 से 0 तक जब उसका ठंडा करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है थोड़ा सा बढ़ेगा। थोड़ा सा बढ़ जाएगा वॉल्यूम, एक्सपांड होगा वो। 4 से 0 के बीच में एक्सपांशन। और फिर उसके बाद में कैसा बिहेवियर रहेगा? अगर 4 के बाद में 0 तक मैंने उसको ठंडा किया, तो 0 तक ठंडा करने के बाद उसका बिहेवियर क्या होगा? लेट्स से अगर मैं उसको -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाता हूं, तो जो एक्सपांडेड फॉर्मेट है वो कंटिन्यू ही करेगा। ऐसी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। और अगर 4 से आगे मैं उसको और ज्यादा हीट करता हूं, लेट्स से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक,
लेट्स से उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करता हूं, तो क्या होगा, नॉर्मल बिहेवियर ही वो थोड़ा सा एक्सपांशन बताएगा ऐसा। सो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसी हिस्से के बीच में वो एबनॉर्मल बिहेव करता है, राइट। ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एक अप्रोक्स ग्राफ है, होप्स एक्सपेरिमेंट ने उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल के दी थी। और ये एक और पॉइंट, फिर एक और पॉइंट है कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर ऑक्यूपाइज मिनिमम वॉल्यूम। तो जैसे इन चीजों को तुम ऐसा एक टेस्ट ट्यूब लेके भी ट्राई कर सकते हो कि जैसे कि ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी लिया है, राइट। अब ये पानी लेट से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, फिलहाल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो दिस इज द लेवल 1। अब उसको ठंडा करो ठंडा करो ठंडा करो, ठंडा करते करते हम पहुंच गए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा, ये आएगा उसका वॉल्यूम या लेवल 2। और 4 डिग्री से 0 डिग्री पे ले जाओगे तो वापिस उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर भी जो लेवल अप एंड डाउन हो रहे हैं ना, उसको भी कैपिलरी ट्यूब ले लो मार्किंग वाली, तो उससे भी तुमको पता चल जाएगा कि 10 से 4 तक ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं है, जैसे ही 4 डिग्री पे आता है ना उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है वॉल्यूम कम हो जाता है, फिर 4 से 0 डिग्री तक ठंडा करोगे ना तो वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा, और फिर उतना का उतना मेंटेन रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन। कन्वर्सली 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम है, अब उसको हीट कर रहे हो 0 से 4 तक, तो वो कम होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। देखो कम हो रहा है 0 से 4 डिग्री पे, और 4 डिग्री से फिर बाद में उसको आगे हीट करोगे तो थोड़ा बहुत वो एक्सपांशन दिखाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। सो ये पॉइंट्स है जो तुमको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में पता रखने चाहिए। ये ग्राफ भी है जिसमें कुछ वैल्यूज प्लॉट की हुई है, वैल्यूज याद रखो नहीं रखो, ग्राफ के शेप्स याद रखो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम मिनिमम है 1 मीटर क्यूब। ये किसके लिए है, फॉर 1 केजी ऑफ वाटर। 1 किलो पानी के साथ में एक्सपेरिमेंट किया तो 4 डिग्री पे वॉल्यूम मिनिमम है, 4 से नीचे लेके जाते हैं तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता है, ये देखो ग्राफ थोड़ा ऐसा ऊपर जा रहा है। और 4 से आगे जैसे जैसे हम हीट करते हैं वो एक्सपांड करते जाता है, वो एक्सपांड करते जाएगा। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है, यहां से ये जो है ना, ये नॉर्मल बिहेवियर है। पर ये वाला जो बिहेवियर है ना, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये वॉल्यूम का ग्राफ था, उसी तरह से डेंसिटी का ग्राफ के 4 डिग्री पे डेंसिटी हाईएस्ट है ना, ये मैंने यहां पर लिखा कि भाई 4 डिग्री पे उसकी डेंसिटी हाईएस्ट है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 0 डिग्री पे काफी हल्का है, डेंसिटी काफी कम है, इसीलिए बर्फ तैरता है। और 4 डिग्री के बाद में वापिस उसकी डेंसिटी कम होने लगती है। सो दिस इज अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। फिर इसके अंदर है कि डेंसिटी के बारे में भी एक फॉर्मूला है कि डेंसिटी एट द टेम्परेचर T2, या चलो टी ही टेम्परेचर ले लो 0 के कंपैरिजन में, तो विल बी डेंसिटी एट द 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 माइनस गामा डेल्टा टी। और ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई डेंसिटी एट सम डिफरेंट टेम्परेचर T2, डेंसिटी एट सम टेम्परेचर T1, 1 माइनस गामा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा T2 माइनस T1, ऐसे भी लिख सकते हो। सो एक रेफरेंस वाली डेंसिटी चाहिए, जनरली 0 डिग्री पर जो डेंसिटी है उसको हम रेफरेंस लेते हैं, और उसी के बेस पे अगर मुझे डेंसिटी ढूंढनी है टी टेम्परेचर पर, राइट, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन फॉर द वाटर। पानी के लिए कैसे ढूंढेंगे गामा,
ये इसी तरह से हम गामा ढूंढ सकते हैं। रियल वाला लेना है गामा कि कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ। ओरिजिनल लेट से तुमने वॉल्यूम लिया था 1 cm³ या 1 m³, कितना चेंज हुआ और कितने टेम्परेचर पर, तो उससे तुमको गामा मिल जाएगा। और फिर वो गामा को हम यहाँ पर प्लग इन करेंगे जिससे हमको दूसरे किसी टेम्परेचर पर डेंसिटी मिल जाएगी। सो दिस इज अबाउट द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द वाटर, एनोमलस एक्सपांशन ऑफ द वाटर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, राइट। फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हमको ये रिलेशन पता है कि वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज वॉल्यूम एट सम रेफरेंस टेम्परेचर 1 प्लस गामा डेल्टा टी, या इसको ऐसे भी लिखो कि भी वॉल्यूम एट सम टेम्परेचर T2 विल बी वॉल्यूम एट सम टेम्परेचर T1 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। ये एक्सपांडेड फॉर्म है, ये थोड़ा कंसाइज फॉर्म है। अब इसी में से हम डेंसिटी का भी रिलेशन ढूंढ सकते हैं कि ये जो पीछे लिखा वही रिलेशन है कि भी डेंसिटी के लिए सॉलिड्स और लिक्विड दोनों के लिए सेम ही यूज होगा कि डेंसिटी एट सम टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सम रेफरेंस टेम्परेचर जनरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो डिपेंड करता है कौन सा सॉलिड है लिक्विड है, उस हिसाब से मे बी 0 डिग्री पे ना दिया हो तो किसी और टेम्परेचर पे उसकी डेंसिटी दी हुई रहेगी, गामा डेल्टा टी। यहाँ पर ये याद रखना है कि माइनस साइन आता है। इसका डेरिवेशन मैं नहीं दिखा रहा, उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला याद रखो। और इसका भी एक्सपांडेड फॉर्म कुछ ऐसा रहेगा, ब्रैकेट में 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। सो ये है रिलेशन डेंसिटी का, एक्सपांशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम ये तो ऑलरेडी देख ही लिया है हमने, और गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सपांशन ऑफ द गैसेस। अब चाहे एक्सपांशन ऑफ गैस हो, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड हो या एक्सपांशन ऑफ सॉलिड हो, एक फॉर्मूला कॉमनली याद रखो कि एक्सपांशन अगर जनरल वे में बोले तो एक्सपांशन मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ही। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेंथ वाइज फैलती है या सिर्फ एरिया वाइज फैलती है, वो उसका हमेशा उसका वॉल्यूम सब तरफ से इंक्रीज होता है। हावेवर हमने लेंथ वाइज लीनियर एक्सपांशन, हमने एरियल एक्सपांशन और हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन तीनों ही डिफाइन किए हैं। बट सपोज कोई वायर भी है, राइट, तो वो एक्सपांड हुआ है तो उसका वॉल्यूम बड़ा ही बड़ा है। हावेवर जो इंक्रीज इन लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हम उसको लीनियर एक्सपांशन में कंसिडर करते हैं। थोड़ा और डिटेल में जाओ तो उसका पूरा ही वॉल्यूम बड़ा है, भले ही उसकी थिकनेस नेग्लिजिबली इंक्रीज हुई हो हीट की वजह से, बट हुई तो है। सो जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन है वो एक पंच लाइन है, या कह सकते हो कि वो एक फंडामेंटल है कि एक्सपांशन हुआ है तो एक्सपांशन का मतलब क्या, लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन के वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। सो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन को हमेशा याद रखो, और यही हमको क्या है, ये फंडामेंटल चीज़ है जिसमें से तुम दूसरी चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हो या दूसरे रिलेशंस निकाल सकते हो या क्वेश्चंस को या कंसेप्ट को इंटरकनेक्ट कर सकते हो। तो एक्सपांशन ऑफ गैसेस में भी अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उसके लिए हम यूजिंग गैस इक्वेशन यूज करें, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन लिख दो या गैस इक्वेशन लिख दो। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, टेम्परेचर, राइट। एन इज नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें से अगर हम गामा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहे तो P डेल्टा V इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखते हो, राइट, और डिफरेंशिएट करो, या ऐसा कह दो कि प्रेशर एज इट इज है, बट हमने टेम्परेचर चेंज किया तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो इसको रीअरेंज करते हैं हमको वो लाने के लिए, या इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं 1 2, डिवाइडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी। पी कैंसल, एन आर कैंसल। हमको क्या चाहिए, डेल्टा वी अपॉन वी, तो इसको रिवर्स कर दिया, डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा टी भी वी के साथ में चाहिए, तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। बट ये तो और कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग बट गामा। सो देखो हमको गैसेस के लिए गामा मिल गया। सो गैसेस के लिए गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो ये हमारा कंक्लूजन है कि हेंस फॉर गैसेस गामा इज 1 अपॉन टी, राइट। टेम्परेचर बढ़ेगा, गामा कम होगा, राइट। गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ द गैसेस। फिर नेक्स्ट आते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहां पर ये जो गामा है ना, दैट इज द गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। वॉल्यूमेट्रिक वर्ड यूज ना भी करो तो भी ये चीज क्लियर हो ही जाती है कि गामा है तो वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ही डिनोट करता है। अल्फा है तो लीनियर एक्सपांशन डिनोट करता है, बीटा है तो एरिया वाइज एक्सपांशन वो डिनोट करता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कंडीशन है कि भी प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, राइट। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में ये एक चीज याद रखो कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द नेचर ऑफ मटेरियल, या ऐसा भी कह सकते हो कि स्पेसिफिक कैपेसिटी इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में या ये वर्ड का मतलब क्या होता है उसको मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है, राइट। स्पेसिफिक कैपेसिटी एक आइडेंटिटी है, राइट, इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या एक आइडेंटिटी। ऐसा भी कह सकते हो कि स्पेसिफिक और स्पेसिफिक कैपेसिटी इज आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की जगह पे प्योर सब्सटेंस लिखो। अब मेरे पास में एक लिक्विड दिया हुआ है, बराबर। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि वो लिक्विड क्या है? तो एक तरीका है कि उस लिक्विड को मैं फ्रीज करना स्टार्ट करूं। फ्रीज हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, फाइनली ये उसका टेम्परेचर गिरना बंद हो गया, मतलब फ्रीजिंग स्टार्ट हो गया, तो मुझे उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। मैं उसको हीट करूं, हीट करूं, हीट करूं, हीट करूं, हीट करूं, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। थर्मोमीटर रखो उस लिक्विड के ऊपर, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फाइनली एक टेम्परेचर पे टेम्परेचर का बढ़ना बंद हो जाएगा। हीट तो तुम दे ही रहे हो पर टेम्परेचर का बढ़ना बंद हो जाएगा। तब तुमको जो टेम्परेचर दिख रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट। तुमको मेल्टिंग पॉइंट मिल गया, तुमको बॉइलिंग पॉइंट मिल गया, और डेंसिटी ढूंढ सकते हो उसकी, या उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ढूंढ सकते हो। तो ये जो स्टैंडर्ड डेटा है ये तुम्हें मिला, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेट्स से डेंसिटी, लेट्स से स्पेसिफिक कैपेसिटी, और इस पर से फिर तुम डेटा शीट में से कंपेयर करके पता लगा सकते हो कि ये मटेरियल कौन सा है। जैसे मैं एग्जैक्टली पानी की बात करूं तो जो भी मुझे सैंपल मिला हुआ था उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिला मुझे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका बॉइलिंग पॉइंट मिला मुझे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुझे तो ये आश्वासन हो गया कि भाई ये पानी ही है। बट फिर मैंने उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ढूंढी
तो वो भी मुझे एग्जैक्टली पानी की जो है वही वैल्यूज मिली, तो कंफर्म हो गया कि भाई ये पानी ही है। सो जैसे कोई भी प्योर सब्सटेंस है, जैसे प्योर पानी है, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कांस्टेंट ही रहने वाली है, चाहे तुम अर्थ पे रहो या किसी और यूनिवर्स में चले जाओ। पानी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम ही रहने वाला है। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है, आइडेंटिटी है वो पानी की, वैसे ही ये भी एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी होती है, स्पेसिफिक कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक कैपेसिटी का मतलब क्या है? स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज याद रखो, 1 ग्राम या 1 किलो कोई भी चीज ले लो, राइट, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो स्पेसिफिक कैपेसिटी है। समझ में आया? जैसे मैं हूं, तो अब मेरा 1 केजी ले लो, राइट, बॉडी के एक टुकड़ा ले लो 1 केजी का। अब उसको 1 डिग्री से टेम्परेचर इतने पार्ट का इंक्रीज करना है, उसको हीट दो, थर्मोमीटर से चेक करो कि भाई इसका टेम्परेचर कब 1 डिग्री ऊपर जाएगा, राइट। तब तक तुमने जो हीट दी है वो मेरी बॉडी की स्पेसिफिक कैपेसिटी है। अब तुम्हारी बॉडी के लिए मेजर करो, क्या मिलेगा? सेम वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि हम दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, हम सब फ्लैश, बोन्स, वाटर उसी से बने हुए हैं, राइट। सो हमारी सब ह्यूमंस की स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम ही है, और ऑलमोस्ट वो भी पानी जितनी, क्योंकि हमारी बॉडी का 90% सब पानी ही है। सो स्पेसिफिक कैपेसिटी यानी 1 किलो सब्सटेंस को 1 डिग्री हीट करने के लिए जो भी हीट तुम्हें देनी पड़े वो है स्पेसिफिक कैपेसिटी। सो जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के 1 किलो को, राइट, हीट करने के लिए 1 डिग्री से या 1 केल्विन से उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है? 900 जूल्स। देखो 900 जूल्स। कॉपर की 386.4, सिल्वर की 236.1। मोलार पे हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। लीड की, टंगस्टन की, कार्बन की। अब इसके अंदर में एक और पॉइंट जोड़ दूं, पानी की। वैसे तो वो सॉलिड्स की है, बट चलो पानी की मैं जोड़ दूं तो कितनी चाहिए होगी? तो पानी के लिए चाहिए होगी 4200 जूल्स पर केजी केल्विन। देखो पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट है। पानी, 1 किलो पानी जितनी हीट खुद के अंदर स्टोर करके रख सकता है, 1 किलो पानी खुद के अंदर जितनी हीट स्टोर करके रख सकता है उतनी हीट दूसरा कोई सब्सटेंस दूर दूर तक स्टोर करके नहीं रख सकता। इसीलिए पानी को हम एज ए कूलिंग मटेरियल यूज करते हैं, है ना। कार के रेडिएटर में पानी डालते हैं, इंजन को ठंडा रखता है। गर्मियों के सीजन में जैसे ही शाम होती है, राइट, सूरज ढलता है, हम पानी छिड़कते हैं बाहर वरांडा में। तो पानी जैसे जैसे इवापरेट होता है वो बहुत सारी हीट लेके जाता है। टेरेस पे सोने जाते हैं तो पानी डालते हैं, समर सीजन में स्पेशली। तो पानी जैसे जैसे इवापरेट होता है वो हीट ले लेता है, और मैक्सिमम हीट ले सकता है वो। पानी की जगह पे तुम दूध नहीं छिड़क सकते, क्योंकि दूध में इतनी कैपेसिटी नहीं है, दूध की इतनी स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं है कि वो उतनी सारी हीट एब्जॉर्ब कर ले। पानी में ही हाईएस्ट हीट स्टोर करने की, हाईएस्ट हीट रिलीज करने की कैपेसिटी है। सो स्पेसिफिक कैपेसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी भी है। इसका फॉर्मूला देखें तो हीट इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा। इसके भी डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, लोअर क्लासेस में ऑलरेडी आया हुआ है, बट फॉर्मूला पे फोकस करो, राइट। एच स्टैंड्स फॉर हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। तो 1 किलो पानी हीट ले भी सकता है। अब उसने हीट ले ली है, गर्म हो गया है, तो अब उस गर्म पानी को तुम चाहे अपने बॉडी पार्ट्स को क्या कहते हैं वो, थोड़ा मसाज देने के लिए यूज करो, है ना। किसी भी पार्ट पे सूजन आ जाती है तो हम गर्म पानी की बोतल या गर्म पानी का पाउच, उसको हम कहते हैं कुछ इसका स्पेसिफिक वर्ड है, थेरापेटिक यूजेस या ऐसा कुछ कहते हैं, उसका एक स्पेशल वर्ड है,
थेरापेटिक यूजेस ही है। स्वॉलन पार्ट्स पे हम गर्म पानी की बोतल और गर्म पानी रखने के लिए स्पेशल पाउच आते हैं वो, तो उससे हम थोड़ा मसाज देते हैं। सो एच स्टैंड्स फॉर हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, एम इज मास ऑफ सॉलिड कह दो या लिक्विड कह दो, दोनों के लिए सेम ही है। गैसेस के लिए थोड़ा अलग डेफिनेशन है स्पेसिफिक कैपेसिटी का, सॉलिड और लिक्विड के लिए सेम ही है। सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एच एच सी ऑफ सॉलिड कह दो या लिक्विड कह दो। डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी लिख दो, डेल्टा थीटा नहीं लिखना है तो चेंज इन टेम्परेचर के भी कितना टेम्परेचर चेंज होने पर कितनी हीट रिलीज हुई या अब्सॉर्ब हुई। सो इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करें तो स्पेसिफिक कैपेसिटी सी मिलेगी, H अपॉन एम डेल्टा थीटा। ये स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला है। स्पेसिफिक कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय द लेटर सी, कैपिटल सी के स्मॉल सी। अब कोई भी सी ले लो, सी से डिनोट होती है। H स्टैंड्स फॉर हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, कितनी हीट एब्जॉर्ब की है या रिलीज की है, कितना मास है, और डेल्टा थीटा नहीं कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। एसआई यूनिट, हीट का ऐसा यूनिट है जूल्स पर केजी, थीटा का यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड ले लो या केल्विन ले लो, एक ही बात है। और इसका सीजीएस यूनिट आएगा अर्ग पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। इधर इस एक में यूनिट लिखना रह गया, ऐसे वो सेम ही है यूनिट। गामा का यूनिट जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ना वही है। इधर ये गामा का यूनिट क्या है, गामा का यूनिट पर केल्विन। ये रहा देखो, गामा का यूनिट है पर केल्विन, वो फिक्स ही है। गामा मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन फिक्स ही है। बीटा का भी यूनिट सेम ही है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन चाहे लीनियर हो वॉल्यूमेट्रिक हो कोई भी हो, उनके यूनिट फिक्स ही है पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड कह दो। क्योंकि केल्विन ऐसा यूनिट है ना, तो हम एसआई वर्ड जब यूज करते हैं तो केल्विन ही प्रीफर करते हैं। हावेवर पैरेलली डिग्री सेंटीग्रेड भी चलता है, बट अगर हमने ये वर्ड ऐसा यूनिट यूज किया है तो वहां पर हमें केल्विन ही यूज करना चाहिए, पर केल्विन। सो ये है स्पेसिफिक कैपेसिटी के बारे में। फिर स्पेसिफिक कैपेसिटी पानी की मैंने बताई, कुछ और सब्सटेंस की मैं बताऊं तो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी बताओ, पानी से ज्यादा या पानी से कम। सो पानी से तो बहुत कम ही है, पानी ही वो सब्सटेंस है राइट जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन की स्पेसिफिक कैपेसिटी है 3.5 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, कैलोरीज को जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 4.2। कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जूल्स में वैल्यू मिल जाएगी। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, कभी कभी वो लोग कभी कभी कैलोरीज के टर्म्स में यूज करते हैं, कभी जूल्स के टर्म्स में। वैसे जूल्स ही ऐसा यूनिट है, बट हीट के लिए कैलोरी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं साइंस में। वाटर की लिखो तो 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद में है आइस की स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो वो है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो पानी कह दो या आइस कह दो राइट, या तो स्टीम कह दो, है तो तीनों एक ही मटेरियल, बट देखो फिर भी उनकी स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग अलग है। पानी लिक्विड फॉर्म में 1 कैलोरी होल्ड कर सकता है, 1 ग्राम पानी 1 कैलोरी एब्जॉर्ब करता है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर। बर्फ यानी पानी सॉलिड फॉर्म में 1 ग्राम बर्फ खुद का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 0.5 कैलोरी हीट रिलीज करेगी, या तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए बर्फ अपना 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए इतनी हीट रिलीज करेगा। सो ये कंपैरेटिव स्टेट है, स्टैटिस्टिक्स है स्पेसिफिक कैपेसिटी के लिए। फिर नेक्स्ट आता है मोलार स्पेसिफिक हीट, या तो मोलार
हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट या मोलार हीट कैपेसिटी। सो मोलार के अंदर वो एम सी थीटा जब हमने लिखा था, राइट, ऐसा ये हम फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई क्यू एच इज इक्वल्स टू एम सी थीटा डेल्टा थीटा, राइट। ये वाला जो फॉर्मूला है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए है। सो इसी फॉर्मूला को अगर हम मॉडिफाई करें तो फॉर गैसेस Q विल बी इक्वल टू एन सी डेल्टा थीटा, जहां पे Q इज हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, गर्म हो रहा है तो एब्जॉर्ब करेगी, और ठंडा हो रहा है तो गैस हीट रिलीज करेगी। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, राइट, ढूंढते आना चाहिए, और डेल्टा थीटा सेम ही है, इज चेंज इन टेम्परेचर। सो गैसेस के लिए हम ये डिफाइन करते हैं, इसको C कर दो तो Q अपॉन एन डेल्टा थीटा। दिस इज द मोलार हीट कैपेसिटी या मोलार स्पेसिफिक हीट। क्या आएगा इसका ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट तो नहीं कह सकते, बट यूनिट कह दो कैलोरीज पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, राइट, या जूल्स पर मोल डिग्री केल्विन। ऐसा ही फॉर्मेट में लिखना है तो एग्जैक्टली कैलोरीज की जगह पे जूल्स आएगा, मोल आएगा, और यहाँ पर केल्विन आएगा। सो जूल्स पर मोल केल्विन, ये ऐसा यूनिट हो जाएगा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ो, प्रैक्टिस करो, लिखकर प्रैक्टिस करो। टाइटल्स ऑलरेडी है, उनके डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेमोराइज करो, फॉर्मूलाज मेमोराइज करो, यूनिट्स मेमोराइज होने चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू।